Welcome to this presentation on NFO Franklin India Balance Advantage Fund। तो फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड की एनएफओ 16 अगस्त से खुल गई और 26 अगस्त तक ये जो है चालू रहेगी। कैटेगरी है बैलेंस एडवांटेज और ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड ये है। उसकी जो भी जानकारी है संबंधित बैलेंस एडवांटेज फंड की और इस पर्टिकुलर फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस फंड की एनएफओ की, वो इस वीडियो में पब्लिश की जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. जिन लोगों के लिए एनएफओ एक नया चीज है या म्यूचुअल फंड एकदम नया चीज है, उनके लिए ये जानकारी है। बाकी लोग इसको स्किप कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है वो क्या कहें। 4 एजेंसी उसमें इन्वॉल्व होती है। इन्वेस्ट और म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह काम करती है। इन्वेस्टर अपना पैसा पूल करके लगाते हैं, फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है और वो मैनेज करता है, सिक्योरिटी में निवेश करता है पैसे को, उससे रिटर्न जनरेट होता है और वो वापस जो है रिटर्न जो वापस इन्वेस्टर को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है प्रोपोर्शनल जितना उनका यूनिट है। दूसरा जो है, आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने से किस तरह से फायदा मिलता है। आपको फायदा मिलता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, कि एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर मिले। आपको फायदा मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का, या आप जो है 5,000 रुपए में भी बहुत सारे कंपनी को शेयर खरीद सकते हैं। जब आप एक शेयर खरीदने जाएंगे तो कुछ कुछ शेयरों का भाव, एक शेयर का भाव ही 5,000 से ज्यादा है। दूसरी बात, आपको लिक्विडिटी मिलेगी, कन्वीनियंस मिलेगी। घर में बैठे आप जो है ब्रोकर को के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से नेट बैंकिंग के पेमेंट करके या यूपीआई से पेमेंट करके आप जो है इसमें निवेश कर सकते हैं और ऑनलाइन ही उसको रिडीम कर सकते हैं। टैक्स इफिशिएंसी का फायदा मिलता है, क्योंकि जो आप अगर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, इक्विटी में करेंगे तो जैसे ही अगर भाव बढ़ जाएगा, आप प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे तो आपका टैक्स इंसिडेंस आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर खरीद फरोख्त करता रहेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, तो आपका जो भी एप्रिसिएशन होगा वो टैक्स इफिशिएंट होगा। हिस्ट्री अगर देखते हैं तो 1963 में हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी और जो पहली फेज है वो उसमें सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड होती थी, वो था यूटीआई म्यूचुअल फंड, जो 1963 से 87 तक एक ही रहा। 87 में पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा कुछ म्यूचुअल फंड की जो है स्थापना की गई। उनमें से अग्रणी था एसबीआई म्यूचुअल फंड और उसके साथ ही दूसरे एलआईसी म्यूचुअल फंड, कैनबैक म्यूचुअल फंड, इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, जीआईसी और बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, पीएनबी म्यूचुअल फंड, इनकी स्थापना हुई। और ये 93 तक यही एक्टर थे मार्केट में, म्यूचुअल फंड मार्केट में। 93 से में जो है प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई। तो इस पीरियड में जो 1987 से 93 के बीच में म्यूचुअल फंड का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है 6,700 करोड़ से बढ़ के 47,000 करोड़ तक पहुंच गया। 93 में आया प्राइवेट सेक्टर सबसे पहले आया था कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड, जिसका अभी नाम हो गया फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। बीच में कई बार उनकी जो है पार्टनर और ये बदले हुए, कोठारी पायनियर हुआ, पायनियर आईटीआई हुआ, उसके बाद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन हुआ। उसके बाद उसी बीच में 96 में जो है सेबी ने और अम्फी और ये म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस बना दिए। उसके बाद धीरे धीरे काफी सारी स्ट्रीमलाइनिंग जो हुई है और जो पुरानी यूटीआई थी वो खत्म होने के बाद 2003 में नई यूटीआई म्यूचुअल फंड बन गई, जो आज की तारीख में आप देखते हैं। म्यूचुअल फंड के असेट अंडर मैनेजमेंट में जैसा आपको बताया 93 में ये था 47,000 करोड़ और अभी जो है 37 लाख करोड़ हो गया है। इतनी तेज रफ्तार से उसमें ग्रोथ हो रही है और अभी भी वो लगातार जो है पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है महीने में। और इवन मार्केट गिरने के समय भी काफी पैसा आया। इस हिसाब से जो निवेशकों का विश्वास म्यूचुअल फंड में बढ़ा है। और ये जो भी सिस्टम चला हुआ था 2017 के पहले, तो तरह तरह के नाम से म्यूचुअल फंड लॉन्च किए जाते थे। बहुत सारे फंड हाउस थे, बहुत सारी स्कीम थी, किसी में क्या किस तरह का है उसका पता नहीं लगता था। उसको ध्यान में रखते हुए सेबी ने कैटेगराइजेशन का स्कीम लागू किया 6 अक्टूबर 2017, जिसके अनुसार 5 भागों में बांटा गया टोटल जो म्यूचुअल फंड स्कीम है। उनमें इक्विटी स्कीम थी, इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड, सोल्यूशन ओरिएंटेड और अदर स्कीम। इक्विटी में
10 स्कीम थी, उसके बाद एक फ्लेक्सी बाद में जुड़ गई। डेट में 16 स्कीम थी और हाइब्रिड में 6। हाइब्रिड की 6 में एक जो है वो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका जो फंड की एनएफ की हम चर्चा करें, फ्रैंकलिन इंडिया ने लॉन्च किया, तो वो है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है। इसके अलावा उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे डायनेमिक एसेट एलोकेशन एंड ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड इन्वेस्टमेंट इक्विटी डेब्ट एंड इज मैनेज डायनेमिकली। इसके बाद हम देखते हैं जो अभी आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर 43 म्यूचुअल फंड हैं, इनका टोटल AUM जैसा पहले बताया 37 लाख करोड़ है। उनमें फ्रैंकलिन का कहाँ है स्टैंडिंग, वो है 58,000 करोड़, और 58,000 करोड़ के AUM के साथ ये अभी 15वें स्थान पर है। पहले किसी जमाने में ये तीसरे चौथे और बड़े ऊपर रहता था। पिछले 2020 में जो बंदी थी उस समय में इन्होंने 6 डेट स्कीम को एब्रप्टली बंद किया, जिसकी वजह से इनका काफ़ी बदनामी हुई और उसमें कुछ और हेरा फेरी भी, मतलब मैनेजमेंट वगैरह इनसाइडर की जो फ्रंट रनिंग टाइप की जो चीज़ें हैं वो भी सामने आई, कुछ गड़बड़ी सामने आई, इसलिए थोड़ा विश्वास लोगों का कम हो गया। तो फ्रैंकलिन का एज सच परफॉर्मेंस देखिए या फंड हाउस के देखिए, तो उस चीज़ में निवेश करने के पहले ये सब चीज़ें आपको देख लेना है कि जो तीसरे चौथे नंबर पे रहने वाली फंड हाउस थे अभी 15 नंबर पे है। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत अच्छा है कैटेगरी है। अभी आप देखिए जो असेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑन 31 जुलाई 2022 को, इसमें बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के अंदर 1,83,000 करोड़ रुपया उसमें है और 25 फंड के पास ये स्कीम है और 43 लाख फोलियो हैं। उसमें जुलाई महीने में 2,692 करोड़ का निवेश आया, 2,138 करोड़ का रिडीम्शन हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट 5,553 करोड़ का हुआ है। तो अभी ये सवाल ये आता है कि फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको निवेश क्यों करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो इसी में क्यों करना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे, क्योंकि ये है ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। जितने भी बैलेंस एडवांटेज फंड है वो सभी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, किसी भी फंड हाउस का हो एक ही है। दूसरी बात इसमें है, इट इंटेंशनली लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग डायनेमिकली मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एक तरफ, दूसरी तरफ फिक्स्ड इनकम एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो 2 पार्ट बैलेंस फंड में रहता है, एक इक्विटी रहता है, एक डेट रहता है। दूसरा है कि इट एंडेवर टू अडॉप्ट फ्लेक्सी कैप अप्रोच फॉर इक्विटी एंड इन केस ऑफ डेट स्कीम विल एंडेवर टू इन्वेस्ट हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट ओवर 80% जो AAA में करेंगे। उसके अलावा जो है इन हाउस प्रोप्राइटरी एसेट एलोकेशन मॉडल का यूज करेंगे जो, और क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो है और क्वांटिटेटिव दोनों पैरामीटर्स से जो एसेट एलोकेशन का जो चेंज करना होता है डायनेमिक लेवल पे, उसको लिए ये अपनाई जाएगी। क्वांटिटेटिव पैरामीटर वुड बी बेस्ड ऑन मंथ एंड वेटेड एवरेज पी रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ निफ्टी 500। Quantitative parameter based equity allocation will be overlaid with a qualitative assessment of various factors, a macroeconomic trend, policy backdrop, aggregate corporate fundamental, market liquidity model, etc. तो ये सब किस तरह से करेंगे उसकी जानकारी है। ग्रोस एक्सपोजर, इक्विटी एक्सपोजर इन द फंड विल बी एंडेवर टू बी मेंटेन बिटवीन 65 to 100। इसमें एक बड़ा कैच है एक्चुअली का, आप किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करने के पहले जान लीजिए कि उसका एसेट एलोकेशन का लिमिट क्या है। इक्विटी का लिमिट 65% से ज़्यादा है या उससे कम भी हो सकता है। यदि इक्विटी का लिमिट 65% से कम हो सकता है तो टैक्सेशन की इशू आती है, फिर काफी मुश्किल हो जाता है। इस मामले में फ्रैंकलिन का जो NFO आया उसमें उन्होंने बहुत क्लियर टर्म में कह दिया कि इवन इफ अगर मार्केट वहां सुपर हीट हो गया, ओवर हीट हो गया और उनको इक्विटी का एक्सपोजर कम करना पड़ता है 65 से, तो इन दैट केस व्हाट दे विल डू, दे विल हैव एक्सपोजर इन डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करके जो टोटल एक्सपोजर टू इक्विटी 65% एट ऑल टाइम्स, एंड आपका जो टैक्सेशन है वो इक्विटी में होगा, जो आपका कंसेशनल टैक्सेशन होता है इक्विटी में, डेट में जो है थोड़ा टैक्सेशन का रेट हाई है। तो ये बहुत अच्छी चीज इस फंड के बारे में पहले से बहुत साफ साफ जो है लिखा हुआ है। और बाकी तो यूजुअल चीज है, 5 साल से ज्यादा अगर आप निवेश करेंगे तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिलेंगे और बीच में अप डाउन होते रहेंगे। तो उसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये तो 65% की बात हो गई, एसेट एलोकेशन तो 0 से 100%
इक्विटी में डेट में हो सकता है डेफिनेशन के हिसाब से, मगर वो 65% मेंटेन करेंगे जो उसका जो आपको इक्विटी में देना है। जो टैक्सेशन है एलटीसी 10%, एसटीसी 15% और 12 महीने के अंदर होने से एसटीसी लगेगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल आईडीसीडब्ल्यू जो है वो उसके थ्रू आप जो मंथली इनकम मंथली डिविडेंड ऑप्शन में पार्टिसिपेट करके भी जो है ये आप जो रेगुलर रिटर्न की भी इसमें ऑप्शन में जा सकते हैं। एक खास बात इस फंड के जो डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है वो ये है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 ईयर और मोर। कम से कम 1 ईयर का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। बाकी दूसरे जो फंड्स है इसी कैटेगरी में उनका ये कहना है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 ईयर्स। तो ये इन्होंने किस लिए क्या किस तरह से बोला गया है, वन ईयर वाला जो है इसके थोड़ा सा समझ के पैसा लगाइए कि अगर, लेकिन 1 ईयर में इक्विटी में आपका एक्सपोजर रिकमेंडेड अदरवाइज नहीं है। तो इसमें जो है ये अल्टरनेटिव है मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि मल्टी एसेट में 3 इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसमें बैलेंस में 2 होंगे। दूसरे रिटायरमेंट कॉर्प्स का होगा जिसमें आपको मंथली डिविडेंड लेके आपको मतलब उसका भी काम कर सकती है। और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तो किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का टारगेट होता ही है। एजुकेशन कॉर्पस बनाना तो उसके लिए भी रहेगा, क्योंकि इसमें रिस्क एलिमेंट थोड़ा सा प्योर इक्विटी से कम हो जाएगा। जो इसकी इंसेप्शन डेट होगी 6/9 रहेगी। एग्जिट लोड 10% ऑफ यूनिट में भी रिडीम्ड विदाउट एनी एग्जिट लोड विद इन 1 ईयर। और बाकी में उसके अलावा जो रिडम्पशन होगा उसमें 1% लगेगा 1 साल के पहले, और 1 साल के बाद कुछ नहीं लगेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स, ये देखा कि जो और भी फंड है वो 4 फंड मैनेजर हैं और ये इसका जो है रिस्कोमीटर है वेरी हाई है। बाकी जो है इसके बारे में जो जानकारी है वो जो हमने पहले ही शेयर किया, ये फ्रैंकलिन इंडिया की थोड़ी सी बदनामी हुई, थोड़ी क्या काफ़ी बदनामी हुई जब उसने 6 फंड जो है क्लोज कर दिए थे अब्रप्टली मार्च 2020 में। उनके नाम थे, नाम में अभी यहाँ कोई उतना इंटरेस्ट अभी नहीं, उस पर टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि AUM इनका इसलिए घट गया अभी, कभी 1 लाख करोड़ के आसपास AUM होता था जो अभी 58,000 करोड़ है, जबकि मार्केट भी बढ़ गई और अभी 15वां स्थान इनको है। और ये जो असेट एलोकेशन के बारे में हो गया, बेंचमार्क हो गया, और मंथली डिविडेंड पे आउट तो अवेलेबल है, लेकिन जिस तरह की हिस्ट्री अभी नहीं है तो इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। दूसरा क्या करते हैं कि रियरली रोलिंग रिटर्न ट्रेंड ऑफ निफ्टी 50 शोज वाइड वेरिएशन रिटर्न। तो अगर आप ईयरली पैसा लगाते हैं तो आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहती है, और -25 से 0.035 रेंज में नेगेटिव रिटर्न रहे और पॉजिटिव रिटर्न जो है 0.32 से 72%। वॉलेटिलिटी 17.9, ये निफ्टी 50 के TRI के जो है रोलिंग रिटर्न है एनुअल। इक्विटी मार्केट उसी के लिए क्या है कि अगर आप 1 साल के लिए लगाएंगे तो इस तरह की समस्या है, -25 भी हो सकता है। तो इक्विटी मार्केट में फिर लंबे समय के लिए पैसा लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से आपको जो है नुकसान हो सकता है। दूसरा क्या है इसमें जो दिया हुआ है कि 25 साल की जो निफ्टी का टेस्टिंग किया तो उसमें जो लोग फुल्ली इन्वेस्टेड रहे उनको एनुअल रिटर्न मिला 10.9% और 1 लाख का बन गया 13 लाख। जो लोगों ने 5 बेस्ट डे मिस की, मतलब क्या करते हैं, अगर आप टाइमिंग करते बाजार बढ़ गया आपने निकाल लिया और उसके बाद फिर बहुत बढ़ गया फिर आपने दोबारा लगाया, या फिर गिर गया आपने बेचा नहीं, तो अपने अगर 5 बेस्ट डेज मिस किया तो आपको 8.8% रिटर्न आया, तो 13 लाख की वजह 8 लाख होगा। अगर 5 की वजह 10 दिन मिस कर दिया तो आपका 5.837% रिटर्न आएगा। 20 मिस कर दिया तो 4.8 आ जाएगा। 40 बेस्ट मिस किया तो आपका खत्म, 1 लाख का 25 साल बाद भी 1 लाख ही बना रहेगा। तो ये है कि आप अपने लेवल पे अगर मैनेज करेंगे तो ये सब संभावना बनी रहेगी। इन जो संभावना मतलब इन गलतियों को से दूर या बचने का उपाय ये है, बैलेंस एडवांटेज में निवेश कीजिए। फंड हाउस अपने तरीके अपना के जो है आपको इस तरह का निवेश रह के रिजल्ट जो है 10-11% का रिटर्न जनरेट करके देगा, और उसमें आपको रिस्क एलिमेंट कम रहेगा। तो क्या करते हैं इसमें, आमतौर पर निवेशक क्या करते हैं, लॉस बुक करना नहीं चाहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है और स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, और अब अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता लेकिन सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और क्या होगा कि डी रेटिंग हो जाएगा तो
एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अरे फालतू है, कोई भी कभी कभी भी ये लोग कुछ भी बोल देता रेटिंग एजेंसी, और फिर बाद में डिसीजन को रिग्रेट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मिसमैच बिटवीन गोल एंड रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट होराइजन बीइंग ड्रिवन बाय हार्ड मेंटालिटी। तो उसमें होता क्या, परिणाम ये होता है कि आप ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, जबकि आपको होना चाहिए उल्टा। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अगर आपको उतना खुद का डिसिप्लिन नहीं है तो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी एक आपके लिए बहुत अच्छा निवेश है। दूसरा क्या, मार्केट में ग्रीड और फियर का दौर चलता रहता है। ये कुछ नया नहीं, हमेशा से चलता चला रहा है और चलता चला रहेगा। जैसे ये 2010 से 14 का था, उसके पहले ये इसमें 3 से 7 में था, तो उसमें ग्रीड था, फिर फियर आ गया, फिर ग्रीड आ गया। तो इस तरह का चलता रहता है। देखिए वो उसमें जो है ये बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी आपको उससे जो है स्मूथली आप सेल कर सकते हैं। ग्रीड वाला मार्केट हो या फियर वाला मार्केट हो, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे जो भी कुछ करना है वो करता रहेगा। और उसमें दूसरा है कि जो कभी क्या होता है मार्केट में, इक्विटी आउट परफॉर्म करता है, कभी डेट आउट परफॉर्म करता है, और बाजार में और आपको न्यूज़पेपर में, मीडिया में, प्रिंट में और टीवी में तरह तरह की स्टोरी सुनने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि आप उससे विचलित हो जाते हैं। कभी इक्विटी आउट परफॉर्म कर गया, कभी डेट आउट परफॉर्म कर गया। आपको रिपोर्ट मिली कि डेट आउट परफॉर्म कर गया बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, तो उसमें आपको लगेगा नहीं नहीं, इक्विटी में तो हमने गलत इन्वेस्ट कर दिया और हमको इक्विटी का बेच के डेट में डाल देना चाहिए। तभी पता लगा कि डेट का तो पीक था, उसके बाद डेट अंडर परफॉर्म किया, इक्विटी आउट परफॉर्म किया। तो इस तरह की गलतियां इंसानी फितरत है, वो हो सकती हैं। तो ऐसी गलतियों से निवेशक को दूर रखने के लिए ये इस तरह के फंड जो बनाए गए, जो बाजार के उतार चढ़ाव में कुछ सेट मेथडोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल टूल्स के इस्तेमाल से खरीद फरोख्त करते हैं, इक्विटी डेट के एक्सपोजर को मैनेज करते हैं। और मैनुअल रीबैलेंसिंग अगर आप करना चाहें तो थ्योरी में जो पढ़ाया जाता है वो उतना बहुत आसान बोलते हैं, 60-40 मेंटेन करो या 50-50 मेंटेन करो, मगर वो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। तो इसको दूसरा, एक तो फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन, एग्जिट लोड का समस्या आएगी, टैक्सेशन का आएगी, पेपर वर्क वगैरह वो सब चीज़ें आती है। तो इसके लिए जो ऑटो रूट है, ऑटो रूट जो है बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये रिटर्न प्रोफाइल दिए, एक साल में रिस्क रिटर्न प्रोफाइल किस तरह के रहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन रिस्क फ्लेक्सी कैप में, और 3 ईयर के रिटर्न प्रोफाइल में इस तरह के हैं। बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी ऑफर ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न प्रोफाइल विच इज पोजीशन बिटवीन कंजर्वेटिव हाइब्रिड एंड अग्रेसिव हाइब्रिड। डेट हाइब्रिड फंड की जो कैटेगरी है, दो के बीच में ये देखिए, अग्रेसिव हाइब्रिड में एक्चुअली क्या है, इक्विटी एक्सपोजर और भी ज्यादा होता है और कंजर्वेटिव में कम होता है। फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड जो है इक्विटी एसेट एलोकेशन के लिए क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दो तरीके से करेगा। फिक्स्ड इनकम एलोकेशन जो है उसमें बैलेंस कॉर्पस जो इक्विटी के बाद बचेगा उसका निवेश करना, और रीबैलेंसिंग जो है वो करेंगे, डेरिवेटिव इक्विटी डेरिवेटिव का यूज करेंगे कि ग्रोस इक्विटी एक्सपोजर रिमेन्स अबाउट 65%। बाकी जो है बैलेंस करना है इक्विटी डेट के बीच में, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या क्या फार्मूला अडॉप्ट करेंगे, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट जानकारी का आपको इंटरेस्ट है तो देख लीजिए यहाँ पे। और क्वालिटेटिव असेसमेंट किस तरह से होगा, ओवरवेट, अंडरवेट, न्यूट्रल, तो इक्विटी एलोकेशन का उस तरह से रखा जाएगा। मॉडल QGSV मॉडल स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए यूज करेंगे, और इस तरीके से जो है ये टोटल जो है फंड का पोर्टफोलियो बना के उसमें स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा। कॉर्पस इन इक्विटी फंड, इंटरमीडिएट पार्किंग और लोअर रिस्क फंड में बाद में आप जा सकते जब आपका टारगेट अचीव हो गया। और इसके अलावा जो है जो फंड की जो बाकी डिटेल है 16 अगस्त को लॉन्च हो गई है, और ग्रोथ एंड वैल्यू का ब्रांड है, 4 फंड मैनेजर हैं, इक्विटी एक्सपोजर 0 to 100, फिक्स इनकम 0 to 100, मंथली रीबैलेंसिंग, फ्रेश परचेज ये है, और ये आपकी है बेंचमार्क है, और ये एग्जिट लोड है। और जो भी बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के फंड थे, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जो है सबसे ज्यादा AUM उसका आज की तारीख में 46,000 करोड़ है, और ये बहुत पुराना 1994 में लॉन्च हुआ था, जूरी
HDFC प्रूडेंस फंड के नाम से आप जानते होंगे उसको। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा फंड था वो था ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड। तो बैलेंस एडवांटेज फंड एज ए कैटेगरी यू आर फेमिलियर बाय सीइंग दिस एड ऑफ दिस, जिसमें उतार चढ़ाव का जाके डर लगेगा कि नहीं लगेगा, उस तरह का करके एक टीवी बहुत इसका ऐड दिखाया गया। जो बैलेंस एडवांटेज फंड की आपको थोड़ा जानकारी मोटा मोटी देगा। और ICICI प्रूडेंशियल का ये फंड जो है लॉन्च था 2006 में। इसका AUM 41,000 करोड़, सेकेंड हाइएस्ट है। 11% CAGR इसका रिटर्न है। इसी लेवल का रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं। SBI का आया था NFO अगस्त 21 में, और बहुत ह्यूज NFO था, 14,500 करोड़ इन्होंने इकट्ठा किया। ये इनका थर्ड हाईएस्ट AUM अभी 24,294 करोड़ है। और रिटर्न जो है, क्योंकि टाइमिंग का हिसाब है तो 5.61 करोड़ खाली है, तो आप समझिए कि 10% ही मिल जाएगा। ये 1 साल हुआ है, तो 1 साल बहुत छोटा समय है, उसमें उस तरह का रिटर्न मिलने की संभावना कम रहती है, मतलब अनसर्टिनिटी रहेगी। तो ये चौथा बड़ा कोटक है। कोटक में 14,157 करोड़ है, जुलाई 18 वाला है ये, तो 3 साल हुए। इसके अलावा जो हम बैलेंस एडवांटेज फंड के जो बाकी अवेलेबल 25 कैटेगरी हैं, उनमें से 23 की यहाँ पे जानकारी शेयर किया हुआ है। उनके साल दर साल कितना कितना रिटर्न आया है। कभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है वो ICICI प्रूडेंशियल है। ICICI प्रूडेंशियल में 12 में 33% आया, फिर 10 आया, फिर 28 आया, 6, 19, फिर 2, 10, 11, 14 और अभी 5% है 2022 के अभी के टाइम का। और इस तरह से दूसरा बड़ा अगर देखते हैं तो SBI का तो खैर अभी का ही है, 14 कोटक का है। कोटक 18 से आया तो 12, 13, 12। तो आप उम्मीद करके रखिए 10 से 12% तक रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद बनी रहेगी इस टेबल में, क्योंकि HDFC नहीं है, इसे दो मिसिंग है। दूसरे अगर इनका हिस्टोरिक अगर हिसाब से देखते हैं तो अभी जो है इसका ICICI प्रूडेंशियल का 3 महीने में 4% है, ईयर टू डेट 5%, 1 साल में 9%, 2 साल में 16%, 3 साल में ये एनुअलाइज है 13%, 5 साल में 10%, 10 साल में 12-13% रिटर्न है। तो NFO ओपन होगी 16 अगस्त को, क्लोज होगी 30 अगस्त को। 5,000 और मल्टीपल ऑफ 1 एडिशनल 1,000 मल्टीपल ऑफ 1। और आपको जो है इन्वेस्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत है तो एलिफेंट फाइनेंशियल सर्विस के संपर्क कीजिए। ARN 26519 अम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कॉन्टैक्ट ईमेल दिया हुआ है यहाँ पे। और ये उम्मीद है कि जो वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपके काम आएगा, आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब में लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको जो है जो भी वीडियो पब्लिश करते हैं वो जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।